Hi everyone, welcome in CLAT Point and let's start today's The Hindu News discussion जो कि CLAT, ALET, DULLB, LLM, NLS सेट एंड अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट आप देंगे, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को। आगे बढ़े उससे पहले आज का क्विज का क्वेश्चन है मेरा, बहुत ही सिंपल है। अभी वैसे आज के सेशन में ये डिस्कशन भी होगा, मैंने आपको काफ़ी बार बताया हुआ है। तो सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि नेटो के अंदर अभी रिसेंटली 2 नई कंट्रीज ऐड करने की बात चल रही है, वो कौन सी हैं? ठीक है, काफ़ी बवाल भी हुआ है। आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं आज के सेशन को। एंड अगर आप लोग क्लैट यूजी, क्लैट पीजी, DULLB, LLM, NLS सेट या किसी भी अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं एंड 2023 या 24 के हमारे बैचेज या मॉक टेस्ट में इनरोल करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप और वेबसाइट की लिंक है, वहां से आप एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, डेमो क्लासेस देखिए एंड आप जो है इनरोल कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, जिनसे भी आपको मतलब हमारी टेक्निकल टीम से गाइडेंस लेनी हो तो वो आपको बता देंगे कि कोर्स के बारे में कैसा कैसा क्या चीज़ें हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। एक बड़ा अच्छा एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया हुआ है, इसको जरूर देखना। सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स पावर्स ऑफ अरेस्ट रेड अंडर PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। सिंपल सी बात है, जो करप्शन से डील करने के मोस्टली जो पूरे मसले होते हैं ना, वो PMLA में चलते हैं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इसको आगे बढ़े उससे पहले केस का नाम देखो, मैंने अलग से यहाँ पे डाल दिया है, विजय मदन लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने PMLA के अंदर, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स किए गए थे वाया मनी बिल हमारी गवर्नमेंट ने। वो एक अलग अभी क्वेश्चन है कि मनी बिल के थ्रू कैसे अमेंडमेंट कर दिए थे, और उसके लिए अलग बेंच बैठेगी जो डिसाइड करेगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। बाकी और चीजों पे सुप्रीम कोर्ट ने जो है गवर्नमेंट के साथ में अपना फैसला दिया है, कहा है कि भैया जो ये अमेंडमेंट आए हैं बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इवन ये भी कहा है कि भैया जो करप्शन है ना, इट्स जस्ट लाइक टेररिज्म, टेररिज्म से कम नहीं है। और आपको ना मैं एक बहुत अभी ये बात आ रही है, कल मैंने एक वीडियो भी देखी थी, तो आई थॉट कि मैं आपके साथ इसको शेयर करूं। आप लोगों को पता है कि आपके पेरेंट्स जो हैं जिंदगी भर मेहनत करते हैं, काम करते हैं, एंड देन वो जो है आपको एक घर बनाने के पीछे इतना परेशान रहते हैं, और आप देखते हैं कि यार इतनी महंगाई चल रही है, इतनी वो है, उसके बावजूद भी जो प्रॉपर्टीज के दाम है वो इतने क्यों बढ़ जाते हैं? तो ये ना करप्शन की वजह से होता है। देखो, जितने भी मोस्टली जो करप्ट पीपल होते हैं, जिनके पास ब्लैक मनी होता है, अगर आपको कोई प्रॉपर्टी 1 करोड़ 20 लाख की पड़ती है ना, तो उनको वो प्रॉपर्टी 70 लाख 75 लाख और मे बी इससे कम में पड़ जाती है। कैसे पड़ती है? देखो क्या होता है, सर्कल रेट एंड ये सब कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें फिर ना जब वो कैश में डील करते हैं तो फिर टैक्स कम का दिखाते हैं, कम, जैसे अगर आप लोन के थ्रू कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो सब कुछ यहाँ पे प्रॉपर व्हाइट मनी के थ्रू हो रहा है। लेकिन जो लोग ब्लैक मनी के थ्रू करते हैं वो क्या करते हैं, भाई सर्कल रेट कम दिखा देते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि मैंने कम रेट पे चीजें बेची थी, और जिस पे टैक्स जो है सरकार का जो लगता है वो कम लगता है, रजिस्ट्रेशन चार्ज कम लगते हैं, बहुत सारे जो फलाने फलाने खर्चे होते हैं कम लगते हैं, तो वो प्रॉपर्टीज उनको कम की पड़ती है। तो ये एक सब मसले हैं, इस पे बाद में आएंगे, अभी अपन बात करते हैं इस न्यूज के ऊपर। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे साफ साफ कहा है कि जो भी अमेंडमेंट्स किए गए थे मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर, दे ऑल आर करेक्ट, दे ऑल आर जस्टिफिएबल, मतलब कोई उसमें दिक्कत नहीं है। और उनकी जो क्वेश्चनेबिलिटी थी, उसको चैलेंज जो किया गया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे जानी। ठीक है, द कोर अमेंडमेंट्स पढ़ लेते हैं एक बार। मेड थ्रू द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट विच गिव्स द गवर्नमेंट एंड इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट वर्चुअली अनब्रिडल्ड पावर्स ऑफ समन, अरेस्ट, रेट्स, मेक बेल नियरली इम्पॉसिबल while shifting in the burden of proof on innocence on the accused rather than the prosecution। ये देखो क्या लिखा हुआ है, सिंपल सी बात है, अरेस्ट करने के लिए, बेल के लिए, ये सब जो कठिन कानून थे, जैसे अरेस्ट किसी को भी किया जा सकता है, बेल जल्दी नहीं मिलती है, तो इन सबको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज नहीं किया है, सही बोला है। दूसरा क्या होता है ना, मोस्टली केसेस में क्या होता है कि जैसे मैंने बोला कि भाई उसने मेरे घर में चोरी करी है, तो ये मुझे उसको प्रूफ करना होगा कि उसने चोरी करी है ना। लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है, तो ये भी सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा है कि भैया अगर मेरे ऊपर चार्ज लगे मैंने करप्शन किया है, तो मैं ही प्रूफ करूंगा कि मैंने करप्शन नहीं किया है। तो ये चीजें हैं, ये थोड़ा सा पढ़ लेना। यहाँ पे कुछ सेक्शंस लिखे हुए, जैसे कि सेक्शन 3 जो है डेफिनेशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, सेक्शन 24 रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ, जैसे मुझे प्रूफ करना है, सेक्शन 5 कि भाई जो बंदा इसमें पाया जाएगा उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर दी जाएगी। तो इन सबको सुप्रीम कोर्ट ने जायज ठहराया है। ठीक है, DGCA स्केल्स डाउन स्पाइस जेट फ्लाइट बाय हाफ। तो स्पाइस जेट पे ऑलरेडी इतना क्वेश्चन चल रहा है, सेफ्टी सिक्योरिटी मेजर्स इन्होंने फॉलो नहीं किए थे, उसी के चलते हुए DGCA ने इनको 50% से कम फ्लाइट उड़ाने का आदेश दे दिया है। दूसरा यहाँ पे ये है कि आपको रिप्लाई करना है DGCA को, स्पाइस जेट को, कि वो बताएंगे कि भाई उन्होंने क्यों सेफ्टी सिक्योरिटी जो मेजर्स थे उसको प्रॉपर फॉलो नहीं किया था।
अगला जो एक न्यूज़ है, कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहे हैं, ब्रिंघम 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स है। इंडिया के काफ़ी सारे खिलाड़ी अलग अलग इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वी होप कि ये लोग जो है देश का नाम रोशन करें। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसमें और भी कुछ है क्या, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 है, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स किया गया था थ्रू मनी बिल, तो वो यहाँ पे चैलेंज हुआ है अमेंडमेंट्स, और मनी बिल के थ्रू जो अमेंडमेंट्स किए गए हैं इस पे भी क्वेश्चन है। तो द क्वेश्चन ऑफ पीएमएलए अमेंडमेंट्स थ्रू द मनी बिल रूट इज डिसाइडेड बाय लार्जर बेंच, उसके लिए इसको छोड़ दिया गया है, ठीक है। BSNL गेट्स 1.64 लाख करोड़ लाइफलाइन। देयर वाज अ टाइम जब आपने अपने घर में सिर्फ BSNL की सिम देखी होंगी, और तब पेरेंट्स लोग हमारे ना 4,000 का रिचार्ज कराते थे और 6,000 6,500 रुपए कुछ इस तरीके से पैसे मिलते थे। वो मुझे वो समय याद है। आई थिंक वो 2006, 5, 4 की आसपास की बात है। 2006, 7, 8, 5 तो बहुत पीछे हो गया, फोन भी नहीं होते तो उस टाइम पे इतने अच्छे से। 2006, 7, 8, 9 उधर जो है ना BSNL का बहुत वर्चस्व रहा था। पर क्या हुआ ऐसा कि एक कंपनी जो है ना इतनी ऊपर पहुंच के फिर अब बिल्कुल खत्म हो चुकी है। आप में से आज के डेट में कितने बंदे हैं जिन्होंने BSNL की सिम यूज करी है या आसपास देखा है? आई डोंट थिंक कि 2-4% भी लोग होंगे। दूसरा, BSNL का जो मेन एक कमाई का जरिया होता था वो ब्रॉडबैंड सर्विस होता था, और ये ब्रॉडबैंड सर्विस ऐसी होती कि जहां पे किसी की नहीं होती थी वहां BSNL की होती थी, क्योंकि इतना बड़ा नेटवर्क था। लेकिन BSNL की जो सर्विसेज है ना वो बड़ी दिक्कतदायी हैं, जैसे कि गाँवों में भी BSNL ब्रॉडबैंड देता है बहुत जगहों पे, लेकिन जो नेटवर्क की जो प्रॉब्लम है ना वो बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। अब आप BSNL की हालत कुछ इस प्रकार से देखिए कि सबसे ज़्यादा सरकार की जो कंपनीज है ना उसमें BSNL ने लॉस है, ठीक है। पैकेज अभी इनको क्या हुआ है, 44,993 करोड़ का 4G स्पेक्ट्रम बढ़ाने के लिए पैकेज मिला है, चीज़ें मिली हैं। लेकिन BSNL में ना इस चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है। BSNL में प्रॉब्लम है रेड टेपिज्म की। प्रॉब्लम क्या हो गया, रेड टेपिज्म का मतलब होता है, अगर मैं एक शब्द में बोलूँ, मक्कारी। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं सारे, और काम जो स्ट्रक्चर है ना वो बहुत गड़बड़ है। मैंने पर्सनली मुझे याद है जब 2-3 साल पहले मैंने पहली बार BSNL का लेने का सोचा था ब्रॉडबैंड, तो मैं बहुत चक्कर काटने पड़े, ये करना पड़ा, वो करना पड़ा। आप जियो को देखो, एक फ़ोन करो आके लगा जाएंगे। आप एयरटेल को देखो, फ़ोन दो लगा देंगे। बहुत सारी प्राइवेट कंपनी से एक फ़ोन करो घर आके लगा देते हैं। तो वो सिस्टम जो है ना, वो टेक्निकलिटीज़ जो है ना, ये BSNL को पीछे कर रही हैं। अब आप BSNL की ये देखिए, इन फाइनेंशियल ईयर 21 BSNL had 64,536 employees and spent about 6,679 crore on their salaries. तो क्या गवर्नमेंट गलत करती प्राइवेटाइज करके? लगता तो नहीं इन आंकड़ों से, है ना। बाकी तो पता नहीं, आप लोगों के इस पे अपने ओपिनियन हो सकते हैं। एक और बड़ी भारत के लिए अच्छी न्यूज़ है। अच्छी न्यूज़ क्या है भारत के लिए, देख लेते हैं। द स्ट्रीट इन 360 डिग्री पैनोरामिक व्यू। Google brings in street view to India after 2 earlier failed attempts by firm. स्ट्रीट व्यू में क्या होता है कि आप बिल्कुल उस जगह के स्ट्रीट पे जाके घर बैठे बैठे देख सकते हो कि वहाँ पे किस तरीके की चीज़ें हैं। अभी ये पहले 10 सिटीज़ के अंदर अभी चालू किया गया है। बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, पुणे, नासिक, वडोदरा, अहमदनगर और अमृतसर, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2-3 चीजें जो आपको समझनी होंगी। पहली ये कि क्यों गूगल ने पहले नहीं किया था। तो ऐसा नहीं है गूगल ने पहले नहीं किया था, हमारी सरकार ने रोक लगा रखी थी कि इस तरीके की चीजें जो हैं आप नहीं दिखा सकते हो ड्यू टू नेशनल सिक्योरिटी। और अगर आपको करना है देन यू हैव टू टाई अप विद लोकल कंपनीज, और लोकल कंपनीज जो अपने देश की होंगी वही डेटा कलेक्ट करेंगी और आप उनसे टाई अप करके चीज कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि गूगल ने किसके साथ टाई अप किया है। तो 2 फर्म्स हैं, पहली मैपिंग सॉल्यूशन प्रोवाइडर जेनेसिस इंटरनेशनल एंड दूसरी है टेक महिंद्रा। इन दोनों के साथ टाई अप करके गूगल ने ये प्रोजेक्ट जो है भारत में लॉन्च कर दिया है, ठीक है। चलिए बढ़ जाते हैं आगे कोई मतलब की न्यूज़ की तरफ। तो इधर तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, यहाँ पे कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए एक न्यूज़ है, मेल टीचर स्टॉप्स गर्ल्स फ्रॉम प्लांटिंग ट्रीज। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से तो कुछ नहीं है, लेकिन एक अपडेट है, ये भी काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहेगा भी आगे। एक ट्राइबल गर्ल स्टूडेंट थी नासिक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो वो प्लांटेशन कर रही थी। उनको एक मेल टीचर ने प्लांटेशन करने से रोक दिया और कुछ और लड़कियों को भी मना कर दिया बिकॉज दे वर इन देयर पीरियड्स। तो टीचर जो है वो ये बोलते हैं कि भैया अगर आप अभी जो है प्लांटेशन करेंगे तो फिर जो पौधा है ये जल के खराब हो जाएगा, इस तरीके की बातें करी हैं। तो अभी इस पर बहुत कंट्रोवर्सी हो रही है, कल भी न्यूज़ में था ये, तो आई थॉट कि इसको भी शेयर कर दिया जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और न्यूज़ की तरफ देखते हैं। देखिए हिंदू न्यूज़पेपर में 50-60% तो अब आजकल एडवर्टीजमेंट आने लगा है। एडिटोरियल यहाँ पे देखो, जो सेम कल एडिटोरियल आया था उससे पहले का एडिटोरियल आया था, सेम टू सेम वही चीज़ यहाँ पे फिर है। कुछ अलग पर्सपेक्टिव निकल के आ रहे हैं, जो राइटर्स होते हैं उनके, अपने को एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कुछ नई चीज़ निकल के नहीं आ रही है।
यहाँ पे डेट बाय हुज करके जो आर्टिकल आया हुआ है ना, ये क्या है इसको देखते हैं, ठीक है। कल भी हमने इसको ऐसे डिस्कस किया था, वही है। अभी गुजरात के अंदर क्या हुआ है, 40 के आसपास लोगों की मृत्यु हो गई है। क्यों हुआ है कि इन लोगों ने जो है वो इलीगल जो शराब होती है उसको लिया था और पिया था। अभी देखो क्या है ना, गुजरात में ड्राई स्टेट है भाई, वहां पे अल्कोहल नहीं मिल सकती है। अगर आप गुजराती हो, बाहर से अगर टूरिस्ट जाते हैं उनके लिए अवेलेबल है, वो लोग ले सकते हैं। तो होता क्या है ना, जब ऐसी जगहों पे कोई भी चीज लीगली मना होती है तो लोग ब्लैक रूट अपनाते हैं, ब्लैक के थ्रू चीजों को लेने की कोशिश करते हैं। अब ब्लैक के थ्रू लेने में क्या होता है कि भाई कोई रेगुलेशंस नहीं है। हुआ ये कि एक बंदा पाउच बेच रहा था, ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है, और अल्कोहल के पाउच लोगों ने खरीद लिया और उसको पिया और भाई 40 लोग निपट गए। तो मतलब जो पूरा का पूरा स्टॉक बना था शराब का, वही खराब बना था, जिससे जिन्होंने कंज्यूम किया वो सारे के सारे गुजर गए। तो ये समस्या गुजरात में है, कभी काफी बार आपको बिहार में भी देखने को मिलती है। तो राइटर जो है ना वो यही कह रहे हैं कि भाई कोई भी चीजों जो है ना वो ऐसे रोक के कब तक आप मतलब ठीक है, हमारा जो डीपीएसपी है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डीपीएसपी में लिखा है कि अल्कोहल को प्रोहिबिट करने के लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए, तो वो एक अलग बात है। लेकिन किसी चीज को बैन करके उस पर आप सोच रहे हो कि रोक लगा दोगे, तो वो एक बहुत मुश्किल चीज है। क्योंकि गुजरात में भी बगल बगल में बहुत सारे आइलैंड्स हैं और वहां से शराब आती हैं। तो ये एक वहां के जो लोग हैं वो बताते हैं कि लोग जाके ले आते हैं, भाई ठीक है, 2-3 घंटे ट्रैवल करते हैं, अपना स्टॉक ला के रख लेते हैं। तो इस तरीके की चीजें होती हैं। तो ये सारी चीजें हैं। गुजरात हाई कोर्ट इज कंसिडरिंग 5 petitions दैट चैलेंज द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द गुजरात प्रोविजन एक्ट 1949 ऑन ग्राउंड्स ऑफ इट वायलेट्स फंडामेंटल राइट इंक्लूडिंग प्रीवेसी। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी, हमने ऑलरेडी देख लिया है। और देखो सिंपल सी बात है, अगर कोई चीज लीगली नहीं है, सामने नहीं है, तो लोग क्या करते हैं, ब्लैक के थ्रू चीजों को कंज्यूम करने की कोशिश करते हैं। अब ब्लैक में क्या है ना, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लो इंडिया में आईफोन बिकना बंद हो जाए, ठीक है, तो मेरे पास ये जो आईफोन है ये मुझे ब्लैक से खरीदना पड़ेगा। अब ब्लैक से खरीदने में कोई गवर्नमेंट का लॉज नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई कंप्लेन का फोरम नहीं है, कुछ नहीं कर सकते हो आप। मैंने जो है भाई एक बंदे से बोला कि भाई मुझे आईफोन दे दे, उसने कहा कि सर मार्केट में 40,000 में मिलता है, मैं आपको 25,000 में दे रहा हूँ ब्लैक के थ्रू। हमने कस्टम डिपार्टमेंट से चुरा लिया। कितने बार आपने ऐसी कहानियां सुनी होंगी, मैंने ले लिया। अब पता पड़ा मेरा आईफोन तो है नहीं, ये जी फोन है, चाइना में जी फोन के नाम से बिकता है, इसको आईफोन की कॉपी बना रखा है, बेच दिया है। और भाई साहब मेरे को पास अब टेंशन होगी, मेरे तो 25,000 रुपये डूब गए। अब क्या करूं, मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, आपने ब्लैक से लिया है, क्या कर लोगे, कोई लॉज है, कोई रेगुलेशन है, कुछ नहीं है। तो सेम गोज इन अल्कोहल, और वहां तो फिर हेल्थ पे बात आती है, आपको अपने बॉडी में कंज्यूम करना होता है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में देखो, अभी आपके एग्जाम से पहले जब ये पूरा खत्म हो जाएगा ना, तो आपके एग्जाम से पहले इसमें पूरी डिटेल में वीडियो बनेगी, जिसमें कौन कौन सा विनर होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो वो चीजें देखो, इस बार ना जब क्लैट का पेपर था तो मैंने भी बस ऐसे ट्राई के लिए क्लैट पीजी का पेपर दिया था। तो क्लैट पीजी का पेपर जो है, मैं गया था बेसिकली पेपर लाने के लिए, क्योंकि हमें एनालिसिस करना होता है। तो अभी MNLU मिल गया है मुझे LLM के लिए। सो LLM मतलब आप समझ रहे हैं ना, जो पीजी वाला कोर्स होता है। तो अभी कंफ्यूज हूँ मैं, करूँ ना करूँ, 1 साल की बात है, सोच रहा हूँ कर भी लेता हूँ। आप लोग की क्लासेस तो वहाँ से भी कंटिन्यू कर सकते हैं, बाकी हमारा ऑफिस तो चल ही रहा है लखनऊ में। थोड़ा सा LLM की डिग्री मिल जाएगी, MNLU का टैग मिल जाएगा, है ना। बहुत लोग कहते थे सर NLU। तो जामिया से मैंने BLLB किया था, तो अभी मैं करने की सोच रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं चाहता था मेरी स्टूडेंट जो है मैं उनको बताऊँ ये बात, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। लेट्स सी, जो भी होगा आप लोगों को बताऊँगा मैं, है ना। चलिए, फिर यहाँ पे तो कुछ ऐसा खास है नहीं, इधर भी कुछ ऐसा खास है नहीं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे रुपए की वैल्यू क्यों कम हो रही है, तो बहुत सारे रीजंस हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है, एक्सपोर्ट उसके लेवल पे नहीं है, ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है, वही जो कारण मैंने आपको बताया। फॉरेस्ट रिजर्व इसलिए ख़त्म हो रहा है। रशिया यूक्रेन की क्राइसिस एक इंपॉर्टेंट रीज़न है। जो पूरे विश्व के अंदर ऑयल के प्राइस बढ़े हैं, उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा महंगे दामों में ऑयल खरीदना पड़ रहा है, जो कि देश के लिए प्रॉब्लम है। तो भाई अभी जो डॉलर की कीमत है ना, वो चरम सीमा पे है और आगे भी जा सकती है, तैयार रहिएगा, महंगाई और बढ़ सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और कोई न्यूज़ देख लेते हैं, हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। सेंटर टू अमेंड वेयर हाउसिंग एक्ट। वेयर हाउसिंग एक्ट में मतलब जैसे चीज़ों को रखना, स्टोर करना, कितना करना, क्या कंडीशंस होंगी, कैसे होगा, तो उसमें अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं। इसको डिटेल में किसी दिन जब और एडिटोरियल आएगा ना वेयर हाउसिंग एक्ट के ऊपर, तब देखेंगे। ठीक है। 1000 ऑफ विलेजेस सेट टू गो 4G कवरेज, न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है।
यहाँ पे बीजेपी इन टच विथ 38 क्रिमिनल एमएलएज। यहाँ पे क्यों आए, क्योंकि वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन स्कैम में अभी वेस्ट बंगाल सरकार काफी घिर गई है, तो उसके बाद अभी वहां पे थोड़ी सी उथल पुथल हो रही है। आईसीएमआर इनवाइट्स बिड टू डेवलप वैक्सीन फॉर मंकी पॉक्स वायरस। तो हमारी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है, उन्होंने काफी सारे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मांगे हैं। अगर आप लोगों को मंकी पॉक्स वायरस पे वैक्सीन बनानी है तो जो भारत की फार्मेसीज कंपनी है वो अपना जो इस पे बिड है वो डाल सकती है कि हम बनाएंगे। तो फिर जो है आईसीएमआर जो है उनको डेटा प्रोवाइड करेगी, उनको जो भी चीजें चाहिए रहेंगी रिगार्डिंग, क्योंकि एक केस तो निकल ही आया है दिल्ली का, आपको याद ही होगा। ओपेक लोन्स फ्रॉम चाइना हर्ट श्रीलंका। ठीक है, ये तो ऑलरेडी देखा हुआ है कि क्यों श्रीलंका की हालत ऐसी खराब हुई है। विड्रॉ जीएसटी ऑन मिल्क प्रोडक्ट से डेयरी फार्मर्स। ठीक है, कोई डिटेल का इसमें जरूरत है नहीं। चाइना वॉन्स यूएस ओवर पेलोसीज ताइवान ट्रिप। तो हाउस स्पीकर जो है नैन्सी पेलोसी जो है वो ताइवान जाने वाली हैं। ताइवान देखो कहने के लिए अपने आप को इंडिपेंडेंट नेशन कहता है, बट चाइना इसको अपना पार्ट क्लेम करता है। चाइना ताइवान का एक अपना डायनेमिक्स है जो हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, हम उसको डिटेल में आगे भी डिस्कस करेंगे। अभी दूसरा मुद्दा है, अभी मुद्दा ये कि जब रशिया यूक्रेन क्राइसिस हुई ना, तो ऐसा अनुमान लगाया जाने लगा कि भैया अब ताइवान पे भी चाइना अटैक कर देगा। रशिया और चाइना जो है साथ ही साथ खेल रहे हैं अभी तो ताइवान पे अटैक करके अपनी आर्मी भेज के ताइवान को अपने कंट्रोल में ले लेगा। पर यूएस जो है वो ताइवान को सपोर्ट करता है। अब सपोर्ट करने में इस लेवल पे जा चुका है कि वहां की हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी जी जो हैं वो जा रही हैं ताइवान के अंदर। अब इसके ऊपर चाइना ने वार्न किया है कि भैया अब इनको भेजिएगा नहीं वरना देख लीजिएगा। बाइडेन एंड जी जिनपिंग की अभी कॉल भी होने वाली है इस वीक के अंदर, अब देखते हैं उसमें क्या डिस्कशन होगा। और यूएस की मिलिट्री ने यही अपनी सैन्य सेना जो है, अपना जो फोर्स है वो काफ़ी बढ़ा दिया है इंडो पैसिफिक रीजन में ताइवान के आसपास, कि कल को कोई उथल पुथल ना हो, और इनकी सिक्योरिटी की भी सारी जिम्मेदारी ली जा रही है। एंड शी इज़ ऑल्सो द सेकेंड लीडर, मतलब प्रेसिडेंसी की कैंडिडेट है आफ्टर बाइडेन। तो कल को बाइडेन जी अगर रिजाइन करते हैं या फिर वो उनके बाद कोई और बनता है तो उसमें इनका नाम सबसे ऊपर रहता है। तो काफ़ी प्रोमिनेंट लीडर है यूएस की है। यूएई एंड ईरान मिनिस्टर के बीच में बातचीत हुई है। यूएन पैनल टेल्स हांगकांग टू रिपील नेशनल सिक्योरिटी लॉ। देखो हांगकांग के अंदर ना लास्ट ईयर प्रोटेस्ट हो रही थी। किस चीज़ के ऊपर प्रोटेस्ट हो रही थी? चाइना एक बिल लेके आया था जिसमें बहुत सारी समस्या थी और इस वजह से काफ़ी सारी प्रोटेस्ट हो रही थी। पहले थोड़ा सा हांगकांग का डायनामिक समझाता हूँ। 1997 में ब्रिटिशर्स ने हांगकांग को छोड़ा, एक कॉलोनी थी ब्रिटिशर्स की। 1998 में चाइना ने हांगकांग को अपने अंडर लिया, लेकिन एक शर्त पे लिया। हांगकांग के लोगों ने कहा कि हम एक इंडिपेंडेंट स्टेट रहेंगे, हमारी सरकार हम अपनी तरह चलाएंगे। तो 1947 या 1948 आई थिंक 50 इयर्स का एग्रीमेंट हुआ था कि भाई 50 इयर्स तक तुम अपने तरीके से चीज़ों को चलाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद हम पूरा आपको कंट्रोल करेंगे। ताइवान के अंदर देखो डेमोक्रेसी जो है ना वो ब्रिटिशर्स वाली थी, जो हमारे यहाँ इंडिया में इस तरीके की थी। चाइना में तो कहने की डेमोक्रेसी है। तो जब हांगकांग और चाइना आपस में जुड़े तो हांगकांग के अंदर अलग सरकार चल रही थी, चाइना के अंदर अलग सरकार चल रही थी, लेकिन दोनों चाइना का ही पार्ट था हांगकांग, ऐसा माना गया था ऑफिशियली 1948 के बाद। तो अब चाइना को क्या होने लगा कि चाइना के लोगों को क्रिटिसिज्म करते थे हांगकांग के लोग, क्योंकि चाइना में तो देखो मीडिया के पास कोई राइट्स नहीं है, जनता के पास कोई राइट्स नहीं है सरकार के अगेंस्ट में बोलने का, लेकिन हांगकांग में तो थे। तो हांगकांग के लोग जो है ना चाइना के अगेंस्ट में कुछ कुछ बोलने लगे। तो चाइना जो है अब उनको सजा देने के लिए क्या कर सकता है भाई? जो कानून, जो एग्रीमेंट साइन हुआ है उसके अकॉर्डिंग हांगकांग अपने तरीके से गवर्न होगा, चाइना कुछ नहीं कर सकता है। तो चाइना ने इसके लिए एक्सट्रेडिशन बिल लाया कि भैया हम हांगकांग से क्रिमिनल्स को एक्सट्रेडिट करके चाइना ला सकते हैं और फिर यहाँ सजा देंगे यहाँ के लॉस के अनुसार। तब जो है फिर हांगकांग में प्रोटेस्ट चालू हुई, बहुत एक मैसिव लेवल पे 1-2 साल की प्रोटेस्ट थी। कोविड की वजह से जो है ना प्रोटेस्ट बहुत कम हो गई। वहीं के बाद जो है नेशनल सिक्योरिटी लॉ आ गया, जिससे कि प्रोटेस्टर्स को दबाने के लिए ये लॉ लाया गया। तो उसी के अगेंस्ट में बोला गया यूएन पैनल के द्वारा कि ये लॉ हटा देना चाहिए। जो गोटाबाया राजपक्षा भागे हुए हैं, श्रीलंका के जो पूर्व प्रेसिडेंट रहे हैं सिंगापुर, उनका जो वीज़ा है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। तो ये यहाँ पे ये न्यूज़ थी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और कोई खास न्यूज़ है नहीं। यहाँ पे चेस जो मैच हो रहे हैं उनके ऊपर न्यूज़ हैं। नेशनल एंटी डोपिंग बिल पास्ड इन लोकसभा। तो एंटी डोपिंग बिल हमारे देश में पास हो रहा है जो और काम करेगा डोपिंग की प्रक्रिया को रोकने के लिए। व्हाट इज डोपिंग? तो देखो दे आर लॉट ऑफ केमिकल सब्सटेंसेज जो आपके बॉडी में जाते हैं तो आपका परफॉर्मेंस बहुत बढ़ जाता है। जैसे मैं आपको उसका एक एग्जांपल देता हूँ। आपने कभी ये सोचा है कि जो वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी होते हैं या जो आपके अफ्रीकन कंट्रीज के लोग होते हैं वो थोड़े से बॉडी बिल्डर्स टाइप के क्यों होते हैं? क्यों उनका जो फिजिक होता है थोड़ा बॉडी बिल्डिंग में ज़्यादा दिखता है? क्यों इनके पास इतनी पावर होती है? तो ऐसा नहीं है कि हम लोग ये बोलते हैं यार वहाँ का खान पान ऐसा है, दे ईट सांप, दे ईट दैट, और इसलिए ऐसा होता है। नहीं, ऐसा नहीं है।
एक्चुअली बॉडी के अंदर ना इट्स ऑल अबाउट टेस्टोस्टेरोन। वहाँ के लोगों का आप नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन देखोगे ना तो कंपेटिवली टू द मेन ऑफ अदर प्लेसेस, आप इंडिया का ले लो, एशियन कंट्रीज का स्पेसिफिकली थोड़ा सा कम रहता है। दूसरा वहाँ पे एक और वो चीज़ जो बेटर रहती है, वहाँ पे इवन महिलाओं में भी काफ़ी सारा टेस्टोस्टेरोन रहता है और उसमें कोई खराबी नहीं है। हमने देखो ना मिथ बना रखा है कि टेस्टोस्टेरोन मतलब मेल और एस्ट्रोजन मतलब फीमेल, ऐसा नहीं होता यार। दे आर हार्मोन्स। जो परफॉर्मेंस का हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन आपके अंदर जितना रहेगा आप उतने लेवल बेटर काम करोगे। ये जो जिम में आजकल आप लोग सुनते हैं कि लोग स्टेरॉइड्स लेते हैं, ये लेते हैं, वो क्या होता है? वो आपके शरीर में आर्टिफिशियल टेस्टोस्टेरोन डाला जाता है और वो खराब चीज़ है। जब आर्टिफिशियल डालोगे तो आपकी बॉडी के साथ रिएक्ट होगा, दिक्कत हो सकती है, हार्ट अटैक आ सकता है, मर सकते हो, निपट सकते हो। लेकिन जिनके पास नेचुरल ज़्यादा है तो वो आपका अफ्रीकन कंट्रीज में देखने को मिलता है। अभी एक बवाल भी हो रहा था, हमने कल परसों डिस्कस किया था, शायद कहीं की तो न्यूज़ थी कि एक फीमेल एथलीट है अफ्रीकन, उनके शरीर में ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन पाया गया तो भाई उनको खेलने के लिए मना कर दिया गया है एसोसिएशंस के द्वारा। आई थिंक ओलंपिक एसोसिएशन या कौन है, देखना पड़ेगा। तो मतलब ये होता है सारा खेल टेस्टोस्टेरोन का। लेकिन डोपिंग में क्या होता है ना, बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जैसे टेस्टोस्टेरोन के अलावा भी, जिसको लोग लेके जो है अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो उसको रोकने के लिए ये चीज़ आई है। अब देखो इसका सीधा सा एक मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम्पल कि क्यों ये डोपिंग को रोका जाता है, क्योंकि इक्वालिटी नहीं रह जाती है। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, 10 किलो का मतलब 50-50 किलो के दो बंदे हैं। एक ने ना आर्टिफिशियल टेस्टोस्टेरोन अपने शरीर में लगवा रखा है, दूसरे ने नहीं लगा रखा है। वो जो 50 किलो का बंदा है ना जिसने आर्टिफिशियल टेस्टोस्टेरोन लगा रखा है, वो जब वेट उठाने चलेगा तो वो 100-150 किलो उठा देगा। लेकिन जो नॉर्मल वाला बंदा है ना वो बहुत मेहनत भी करेगा, बहुत भी सब कुछ करेगा, तब भी वो 80-90 केजी से ऊपर नहीं उठा पाएगा। तो ये डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है और इसी को रोकने के लिए डोपिंग को रोका जाता है। ठीक है, मैं सिर्फ यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है स्टेरॉइड्स का, टेस्टोस्टेरोन का। देयर आर लॉट ऑफ केमिकल्स यार जो परफॉर्मेंस इनहेंसर्स होते हैं जिनको लोग यूज करते हैं। ठीक है, पृथ्वी शॉ करके जो खिलाड़ी हैं हमारी इंडियन टीम में, अब तो खेलते भी हैं, दिल्ली डेयरडेविल्स से भी खेलते थे वो, अब तो दिल्ली कैपिटल्स हो गई है शायद, है ना। तो उनको भी कोई 1 साल के लिए बैन किया गया था, वो भी कोई परफॉर्मेंस बूस्टर ही उन्होंने ड्रग ली थी। ठीक है, तो दिस इज इट गाइस, थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।